स्मार्टली रिकवर भी कर रहा था बट फिर से टूटा है 490 के एक टारगेट के लिए और 530 का स्टॉप लॉस है। नीलेश जैन भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप भी बताएं आपके आज के ट्रेड कौन से, फिर सबके ट्रेड में एक साथ दिखा दूंगा, अगर किसी से मिस हो गया तो वापस एक साथ लिख लेना। नीलेश भाई के पहले सौदे आपके सामने रखते हैं। नीलेश भाई गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून टू डिप्पी जी। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में आज भी हमें काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और आईटी स्पेस जो है वहां पे काफी अच्छा रिबाउंड हम देख रहे हैं। तो इसी स्पेस में से टेक महिंद्रा हमें पसंद आ रहा है। टेक महिंद्रा में हमें फॉलोअप देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1720 से 1740 तक की अपसाइड के लिए टेक महिंद्रा को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1680 का स्टॉप लॉस रखना होगा और आईटी स्पेस में से टेक महिंद्रा ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें पसंद आ रहा है। उसके अलावा अगर हम दूसरा खरीदारी वाला स्टॉक देखें, इन स्पाइट ऑफ सच अ वीक मार्केट, कोटक महिंद्रा बैंक में काफी अच्छा मूव हम देख रहे हैं। स्टॉक ने ऑलरेडी फ्राइडे को एक ब्रेकआउट दिया था और आज एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल रहा है इतने खराब बाजार में। तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है। फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1970 1990 तक का मूव यहाँ देखने को मिल सकता है। 1931 का स्टॉप लॉस रखिए, कोटक बैंक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक तो कई बार हम पहले भी आपको नोटिस करवा चुके हैं और नीलेश की लिस्ट में भी है तो और अच्छा लगता है। और कोटक से ही आज हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी हैं तो उनसे भी बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगता है। श्रीकांत भाई आपकी कंपनी की तारीफ़ करनी होगी इस तरह के माहौल के अंदर। मैं मानता हूँ आपकी कंप्लायंस, आप तो खैर कुछ नहीं बोलोगे लेकिन तारीफ़ तो करनी बनती है। इस तरह के टफ माहौल में भी कोटक महिंद्रा बैंक और उसकी सब्सिडरीज ने अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्राइस एक्शन के तौर पर बचा के रखा। इन्वेस्टर्स की वेल्थ को न केवल बढ़ाया बल्कि खोने से भी बचाया। इसके लिए चलो मैं ही आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपने बॉसेस को, फिर वो अपने बॉसेस को ऊपर तक विश कर देंगे तो काम बन जाएगा। अच्छा नीलेश भाई हमारे साथ थे, ध्वनि पटेल भी इस बार हमारे साथ अखाड़े में थी। श्रीकांत जी आपने इस बार मिस किया हमारा अखाड़ा, बहुत ज़बरदस्त था। हमने तो 7-8 गेस्ट एक साथ ही अखाड़े में उतारे। अगली बार अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करें ना तो पहुँचना ज़रूर सर, नहीं तो हमारा अगर टेस्टिमनी लेनी है तो एक बार आप नीलेश भाई को या फिर ध्वनि को फ़ोन करके पता कर लेना, आपको पता लग जाएगा इनको कितना मज़ा आया। नहीं नीलेश जी ठीक नहीं लगा आपको? दिग्विजय जी वैसे कोई टेस्टिमनी लेने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ हमेशा शोज आपके और चैनल्स को भी देखता हूँ, मुझे काफी अच्छी तरीके से पता है बट बिकॉज ऑफ इंटरनल कंप्लायंस हमें इसे अवॉइड करना पड़ा। ठीक कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ध्यान रखिएगा अगर आपकी कंप्लायंस थोड़ी अलाउ कर दें तो आप बता दीजिएगा। कहोगे तो हम मेल डाल देंगे कि कंप्लायंस थोड़ा रिलैक्सेशन का, तो अगर जैसे बनता तो फिर आप जरूर आइएगा। हाँ नीलेश भाई आप कुछ कह रहे थे अखाड़े के बारे में, प्लीज जरा बताएंगे। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा हमारा। पहली बार एक अखाड़े का अनुभव हमने महसूस किया और काफी शानदार माहौल वहां पे बना हुआ था। मैं ये कह रहा था कि अगले बजट की बुकिंग तो हमने ऑलरेडी करवा दी है और बिल्कुल हम आपके साथ स्टूडियो में अवेलेबल होंगे अगले बजट पे। नहीं सर बिल्कुल बुकिंग है और हमारी छोरी पहलवान भी थी उसके अंदर और उसने बहुत बढ़िया से दाव लगाया और बहुत सुपर हिट रही। ध्वनि पटेल भी थी, तो अगली बार की बुकिंग सबकी कंप्लीट है, फिक्स कर दिया। अब की बार थोड़ा अखाड़े को भी बड़ा कर देंगे और 10 नहीं बल्कि 20-20 पहलवानों को उतारेंगे अखाड़े के अंदर। खैर एनी हाउ मैं एक बार ट्रेड जरा वापस से सारे बता देते जो स्क्रीन पर अभी अभी आपको दिए हैं ध्वनि ने, श्रीकांत पटेल ने और श्रीकांत चौहान ने और नीलेश जैन ने। एक बार जरा सारे ट्रेड फटाफट से घुमा दीजिए स्क्रीन पर ताकि अगर किसी से मिस हो गया, कोई आगे पीछे है तो जरा नोटिस कर ले। नीलेश जैन के जो ट्रेड है उसमें कोटक महिंद्रा बैंक है, 1930 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखो, बढ़िया ट्रेड है कोटक का। हम तो आपको कई दिनों से बता रहे हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस 7150 टारगेट है। इसके अलावा आप ट्रेड आपको नीलेश जैन के दोनों दिखी गए, ध्वनि पटेल के ट्रेड और साथ ही श्रीकांत के ट्रेड भी जल्दी जल्दी फायर करो, रिपीट मत करो। तो एम्बर एंटरप्राइज हो गया। श्रीकांत चौहान ने दूसरा सेल का कॉल दिया है वो है कल्याण ज्वेलर्स का और ये आपकी स्क्रीन पर है। ध्वनि पटेल ने यूपीएल आपको एक शॉर्ट कॉल दिया है 615 के टारगेट के साथ, 642 का एक स्टॉप लॉस है। ठीक है, और सब के सब हम आपके सामने रख रहे हैं, अगर कोई मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा हमें। और साथ ही पीवीआर आईएनएक्स पे भी 1030 का टारगेट है, 1089 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, मार्केट तो पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है बट थोड़ा सेलेक्टिव होकर काम करने की जरूरत है। क्या वही मौका फिर से आ गया जब बाजार गिर रहा हो तो आपको फ्रंटलाइन शेयर्स की तरफ जाना चाहिए? श्रीकांत, क्या वापस से रिलायंस को धीरे धीरे करके एकोमुलेट करें? देखिए तो वैसे मुझे इनफैक्ट यही लग रहा है कि अगर इस मार्केट में अगर तेजी लौटनी है तो लार्ज कैप में काफी बड़ा स्कोप है।
अगर आप देखें तो इनफैक्ट पिछले 2 साल से भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे आ चुके हैं जहां से इनमें हमने शायद एक छोटी सी रैली देखी थी। तो हमें लगता है कि अगर यहाँ से अगर एचडीएफसी बैंक या रिलायंस या तो फिर आप आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक पकड़ते हो कि जिसमें फंडामेंटल वैल्यू अगर आप देखें तो फेयर वैल्यू ही तकरीबन 15 से 20% ऊपर दिख रही है, साथ ही साथ वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और कई सारे लार्ज जो हाई मल्टीपल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहे थे वो भी काफी अच्छी तरीके से करेक्ट हो चुके हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर रिवर्सल अगर एक्टिविटी आएगी तो उसका जो रीजन बन सकता है वो अपने करेंसी से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर अपनी करेंसी वापस से अगर एप्रिशिएट होती है तभी जाके इस मार्केट में तेजी लौटेगी, या तो फिर एटलीस्ट यूएस का जो डॉलर है वो थोड़ा कम होना चाहिए, तो उसके बॉन्ड यील्ड कम होने चाहिए। तब तक मुझे लगता है कि ये मार्केट का माहौल कुछ ऐसे डाइसी रहेगा, मिक्स रहेगा और ऐसे मिक्स मार्केट में तो मुझे यही लगता है कि लार्ज कैप में बने रहे तो ही बेहतर रहेगा। कैप में बने रहने में भलाई है। आज हम देख रहे हैं कि देखिए सुबह से ना घंटे भर का अगर आप ट्रेड शुरुआत का छोड़ दीजिए तो बहुत ही छोटी रेंज रही है निफ्टी की। 200 के नीचे आप 200 अंक नीचे आपको जरूर दिखेगा निफ्टी, लेकिन रेंज बहुत मुश्किल 60 से 70 पॉइंट्स की रही है। ये चीज नोटिस करने वाली है। निफ्टी बैंक में उतार चढ़ाव जरूर है और वो स्वाभाविक भी है कि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स कम है तो वोलेटिलिटी थोड़ी वहां पर ज्यादा होती है। 200 अंकों के आसपास ही गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी सुबह से लेकर अब तक ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं है। 400 शेयर गिरावट वाले हैं, 2250 शेयर आपको मजबूती वाले दिखेंगे। कंजम्पशन वाले खेमे में भी दो धड़े आप देख सकते हैं साफ साफ। एक तो एफएमसीजी जहां पर थोड़ी मोड़ी बाइंग आ रही है, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाला जो सेगमेंट है जैसे कि रिटेल, वहां पर आपको साफ साफ आज कमजोरी दिखेगी। ट्रेंट में 5% के आसपास की गिरावट है, निफ्टी का टॉप लूजर है। टाइटन के शेयर में करीब 3% के आसपास की गिरावट है। और इसके अलावा अगर कंजम्पशन थीम को ब्रॉड कीजिए तो आज ऑटो में भी नरमी है। हीरो मोटो एमएनएम के शेयर में 2% के आसपास की गिरावट पर कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो रियल एस्टेट स्टॉक्स थोड़ा थोड़ा बाइंग आ रही थी लोअर लेवल से, वहां पर भी प्रेशर बिल्ड हुआ है। मैक्रोटेक के शेयर में करीब करीब 5% के आसपास की गिरावट है। श्रीकांत जी, मैक्रोटेक डे लो पर है। हमने देखा था कि 1000 रुपए से लेकर करीब करीब 1300 रुपए के आसपास तक एक ठीक ठाक रनअप हुई थी मैक्रोटेक में, लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रेशर साफ साफ है। क्या यहां पर गिरावट और बढ़ते हुए आप देख रहे हैं शेयर में? अभिषेक जी, तो देखिए वैसे अगर रियल एस्टेट देखा जाए तो लास्ट मंथ में हमने काफी बड़ी गिरावट इस पर्टिकुलर सेक्टर में देखी थी और अभी हमने कुछ एक रिबाउंड देखा था, लेकिन मुझे लगता है कि वापस ये सभी स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आने के बाद स्टेबलाइज होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर रियल एस्टेट में अगर तेजी बननी है तो मुझे लगता है दो ही स्टॉक यहाँ पे हमें प्रेफर करने चाहिए। एक तो है डीएलएफ और दूसरा जो हमें अच्छा लग रहा है वो है लोढ़ा डेवलपर्स यानी कि मैक्रोटेक। तो बिल्कुल इन स्टॉक्स में काम करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बने तभी काम करें। अगर इन लेवल्स पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी करते हो तो बिल्कुल खरीदना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी इसके लिए करनी चाहिए क्योंकि मार्केट में मुझे लगता है कि जो ओवरऑल सेल ऑफ हुआ है वो काफी ओवरडन सॉर्ट ऑफ सिनेरियो बना हुआ है और क्या रीजन आएंगे पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर कॉन्ट्रैक्ट खरीदी करना है तो आपके स्टॉप लॉस नियर बाय होते हैं। तो जैसे अगर आज की तारीख में मुझे लोढ़ा डेवलपर्स में अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी करनी है तो मैं कहूंगा कि इन लेवल्स पे आज इसे खरीदे और 20-25 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि तभी जाके पैसे बनेंगे। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में जाके अगर आप इसमें कोई ट्रेडिंग कॉल लेते हो तब मुझे लगता है कि इसमें लॉसेस होने के चांसेस रहेंगे। तो इस मार्केट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट खरीदे लेकिन टाइट स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को बनाएं। ठीक है, बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है कि अगर आपको अच्छे शेयर खरीदने हैं और कॉन्ट्राबिट लेना है तो स्टॉप लॉस नजदीक का रखिए और थोड़ा सा ना अलर्ट मोड में रहेगा अपने ट्रेड्स को लेकर अगर आप कॉन्ट्रा बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में देख रहे हैं काफी चीजें फ्रेजाइल हैं। अब हमने 23,800 के भी लेवल देखे, अब हम 23,400 के भी नीचे के स्तर निफ्टी में इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन आपके लिए ऑप्शंस में पैसे कहां पर बनेंगे ये जान लेते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। एंजल वन के ओशो कृष्ण हमारे साथ हैं। ओशो, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करेंगे? माहौल तो खराब ही है वैसे। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। जी देखिए, आज का यस नो डाउट मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट ऐसे मार्केट में भी अपने हायर जोन को एक काउंटर काफी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है, वो है भारती एयरटेल।
भारतीय एयरटेल में हमने देखा है कि लगभग 25 से 30 दिनों के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया है लास्ट सेशन में, आज भी अपने हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस दिखा रहा है। तो भारतीय एयरटेल के 1700 के कॉल ऑप्शन को बाई करने की सलाह बन रही है, नियर अबाउट 2120 के जोन में बाई करने की सलाह है। 11 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है काउंटर में एंड अप्रोक्सीमेटली 36 रुपीज का टारगेट हमें बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। इस पूरे ही ट्रेड सेटअप का जो मैक्सिमम रिस्क है वो नियर अबाउट 4750 का बनेगा एंड टारगेट अचीव होता है तो 7100 के अप्रॉक्स के प्रॉफिट्स बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, भारतीय एयरटेल में लगातार दूसरे सत्र में आज हम बाइंग देख रहे हैं और दिन के निचले स्तर से भी शेयर ने अच्छी रिकवरी दिखाई है। 1700 वाली कॉल खरीदनी है आपको 20 से 21 रुपए के भाव पर मिल जाएगा। लक्ष्य 36 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 11 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 7125 का, अधिकतम नुकसान 4750 रुपए का। आधे से थोड़ा सा ज्यादा है ये, तो ठीक ठाक है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी। और शेयर में आज वीक मार्केट में भी हम करीब 1% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। निफ्टी का तीसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला ये शेयर है। ओशो, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से बाजार में दिख रही है, बट वो सस्टेन कर नहीं रही। दिक्कत ये है बाजार की वैसे नजर आज निफ्टी के 3 नतीजों पर भी है। आज की अगर हम बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम और आयशर के नतीजे आने वाले हैं। आयशर को लेकर क्या उम्मीदें हैं, जरा ये समझते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए आयशर किस तरह के नंबर्स रिपोर्ट करने की उम्मीद है कंपनी से? जी बिल्कुल, ओवरऑल लार्जली जो है सीक्वेंशियली देखें तो आयशर मोटर्स के आंकड़े में जो है इनलाइन टू स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद है। यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन बेसिस पे 21% का ग्रोथ का अनुमान है और एबिडा में भी जो है 80% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस दिख रहा है। मार्जिन्स की बात करें तो थोड़ी सी जो है टेपर ऑफ हो सकती है मार्जिन्स, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% का मार्जिन था वो घट के 25.6% हो जाएगा। थोड़ी सी मार्जिन फ्लैटिश ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है, बट ओवरऑल देखा जाए पैट रेवेन्यू यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। और जो फैक्टर्स एट प्ले है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रॉयल एनफील्ड इस पे लगभग 19% के वॉल्यूम्स ग्रो किए हैं और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स है वहाँ पे ज़्यादा बुलिश नज़रिया बन रहा है। लगभग 13% ग्रोथ डोमेस्टिक सेगमेंट में भी देखी। इंटरेस्टिंगली अगर जो एवरेज सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें आयशर मोटर्स की तो यहाँ पे वो थोड़ी सी गिर सकती है क्योंकि जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें बदलाव देखने मिल रहा है। 350 सीसी की मॉडल्स जो है ज़्यादा अब आ रही है तो उसके कारण जो है एवरेज सेलिंग प्राइस में इम्पैक्ट आ रहा है। जो रॉयल एनफील्ड की मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग 60 बेसिस पॉइंट सीक्वेंशियली बढ़ सकती है क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज किक इन कर रही है। और जो VECV जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट होता है जिसको हम लोग VECV कहते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू जो है फ्लैटिश रह सकती है, 1% बढ़ सकती है सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट यहाँ पे पैट में डिक्लाइन देखने मिलेगा। तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस की बात करें तो जो नंबर्स है वो कमज़ोर रह सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट रॉयल एनफील्ड में देखें तो यहाँ पे सेलिंग देखने मिल सकती है। आगे जाते हुए 2 अहम बात होगी जिस पे नज़र रहने वाली है बाजार की। एक कि जो डिमांड आउटलुक है एग्जिस्टिंग की मॉडल्स का वो कैसे पिकअप हो रहा है और खास करके अर्बन डिमांड को लेके उनकी क्या कमेंट्री रहेगी रॉयल एनफील्ड की, उस पे भी बाजार की नज़र रहेगी। और इम्पॉर्टेंटली जो लॉन्चेस आने वाले हैं 2025 के जो लाइंड अप लॉन्चेस है उस पे क्या नज़र रहेगी, उस पे भी बाजार की नज़र रहेगी। तो ऑल इन ऑल आयशर मोटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनलाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है। रॉयल एनफील्ड के नंबर्स जो है अच्छे रह सकते हैं और कमर्शियल व्हीकल्स की जो है नंबर फ्लैट या म्यूटेड रह सकती है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे अनुमान बताने के लिए। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रहेगी और एक्सपोर्ट से भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है आयशर मोटर्स से, जिसमें कि रॉयल एनफील्ड का जो सेगमेंट है टू व्हीलर में उसने आउट परफॉर्म किया है बाकी कंपनीज को, हीरो मोटर्स से। और अगर आप बजाज ऑटो से तुलना करेंगे तो चाहे 6 महीने या साल भर काफ़ी बड़े मार्जिन से उनको आउट परफॉर्म किया और उसकी वजह यह है कि शहरी कंजम्पशन थोड़ी सी डिप जरूर करी है, बट प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर अभी भी ग्राहकों का फोकस है और वहां पर कोई दिक्कत नजर नहीं आई है। आयशर मोटर्स पर एक व्यू लेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त मार्केट रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कर रहा है। करीब 70 अंकों की रिकवरी इस वक्त निफ्टी में नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रिकवरी, 23,397 के स्तर निफ्टी में। बैंक निफ्टी पर एक बार नजर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर विजिबल रिकवरी देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। सेंसेक्स में 250 अंकों की रिकवरी और इसी तरह मिड कैप में भी करीब 250 अंकों की रिकवरी। लेकिन टेक्सचर मार्केट का जो है वो अब भी वॉलेटाइल है और कमजोरी के साइंस जो हैं वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार संभलने की कोशिश इस वक्त करता हुआ। आयशर मोटर्स पर शरद नतीजों से ठीक पहले अनुमान बता रहे थे। नीलेश, गुड आफ्टरनून, आपसे जानना चाहेंगे पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स की गुंजाइश तो की जा रही है, उम्मीद है कि अच्छे नतीजे आएंगे। नंबर से ठीक पहले आयशर मोटर्स में हम देख रहे हैं कॉशियस नजरिया ही नजर आ रहा है। क्या राय होगी 5339 के लेवल्स पर? ऑलमोस्ट 0.5% डाउन ट्रेंड आज। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी। बिल्कुल देखिए, आइचिया मोटर विद इन ऑटो स्पेस काफी बेहतरीन यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने पिछले सप्ताह एक नए रिकॉर्ड हाई को टच किया है और अंडरटोन काफी पॉजिटिव है, बाय एंड डिक्लाइन स्ट्रक्चर है और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर स्पैन आउट हो रहा है, मेरे ख्याल से अगर कोई डिक्लाइन अगर होती है इसके अंदर ड्यू टू रीजन वॉलेटिलिटी, तब यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 5200 के आसपास अगर मिलता है तो वो एक अच्छी खरीदारी की जोन हो सकती है। 5100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा। मेरे ख्याल से यहाँ से ग्रेजुअल अपमूव में 5500 और 5700 तक की देखने को मिल सकती है। तो विद इन ऑटो स्पेस नो डाउट आइटम मोटर एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मर है और यहाँ से जो पॉजिटिव मूव है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ओके, सो ये राय आयशर मोटर्स पर एक बार आपको मिलती हुई। इस बीच जहां हम ऑटो की बात कर ही रहे हैं, एस्कॉर्ट्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। और ध्वनि, एस्कॉर्ट्स इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ताज़ा खरीदारी अगर देखें एफएनओ स्पेस में, तो एस्कॉर्ट्स में इस वक्त खरीदारी के लेवल्स भी नजर आ रहे हैं। आज दिन की शुरुआत से न्यूज़ फ्लो इम्पैक्ट है एस्कॉर्ट्स में। एस्कॉर्ट्स को बोटा में करीब 1-1.5% की तेजी अब भी कायम है। 3,306 के लेवल्स पर इस स्टॉक पर कोई कन्विक्शन बन रहा है? जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे ओवरऑल एस्कॉर्ट्स का अगर हम डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्टॉक के अंदर एक गैप अप देखने को मिला था। उसी गैप को यहाँ पे स्टॉक एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल हालांकि इसके अंदर बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रहे हैं 3200 3225 के लेवल्स के बीच में। इन लेवल्स को अभी भी स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है। कल के सेशन में इसका फॉलो अप मूव हमें मिलता है तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। एक मीन रिवर्टिंग ट्रेड यहाँ पे बन सकता है जिसमें ऊपर की तरफ 3525 तक के लक्ष्य बन सकते हैं, नीचे की तरफ 3225 का स्टॉप लॉस बनेगा। कल के सेशन को इसको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जैसे ही 3340 का यहाँ पे लेवल क्रॉस करता है ऑन द हायर साइड, इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। 140 का लेवल और इसका करें इंतजार। जैसे ये लेवल दिख जाए उसके बाद यहाँ पर ताज़ा खरीदारी के मौके बनेंगे। श्रीकांत जी, कमिंस इंडिया पर एक टेक आपका जानना चाहेंगे। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं जो कि पॉजिटिव हैं, री रेटिंग की भी संभावना नजर आ रही है। 3,598 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं कमिंस इंडिया में। इस वक्त हम देख रहे हैं मजबूती के साइंस जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन ऊपरी स्तरों से फिसला भी है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स को केटर करते हुए कोई नए मैंडेट्स अगर आए तो री रेटिंग की, बड़े री रेटिंग की पूरी गुंजाइश है। और ऑन अ कैगर बेसिस 2025 से 27 तक 17% तक रिटर्न्स हर साल दे सकता है स्टॉक। आपकी क्या राय होगी? टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आते हैं? बिल्कुल, तो देखिए कमिंस इंडिया में जो पेरेंट से जो कमेंट्री आई है ओवरऑल गाइडेंस के ऊपर वो भी अच्छी थी, इसके नंबर्स भी अच्छे थे। लेकिन आप ये ओवरऑल सेक्टर देखें तो इस सेक्टर में एक अच्छी खासी बिकवाली बनी है क्योंकि काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ कई सारे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। बट हालांकि अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो ये काफी अट्रैक्टिव है और इसके जो ओवरऑल नंबर्स अच्छे थे। वैसे देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस भी काफी रिजनेबल लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। हायर लेवल्स पे मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 3000 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें प्रेशर बना रहेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर मार्केट में अगर कोई तेजी अगर आती है तो अगर इसे अगर एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड करके अगर प्ले करना है तो बिल्कुल करंट लेवल से इसे खरीदे क्योंकि करंट लेवल्स के करीब ही इसमें काफी अच्छा सपोर्ट है। 2890 के करीब ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 2840 का स्टॉप लॉस रखे, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स रखे 3000 से लेकर 3050 के। ठीक है, पॉइंट्स टेकन। कुछ स्टॉक्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। खैर मार्केट्स के अंदर अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि थोड़ी बहुत अटेम्प्ट हो रही है अपने डैमेज जो आज हुआ है उसको रिपेयर करने की। एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे 50,000 का लेवल अगर आज बैंक निफ्टी रीगेन कर लेता क्लोजिंग के समय, जिससे 20 पॉइंट ही दूर है अभी वो, तो कम से कम डैमेज आज लिमिटेड होगा। एक टाइम ऐसा था जब 400 पॉइंट बैंक निफ्टी टूट गया था, लेकिन बैंक निफ्टी विद द हेल्प ऑफ अ कोटक एंड कुछ और बैंक्स की बदौलत
थोड़ा डैमेज को रिपेयर कर रहा है। दूसरा, निफ्टी के अंदर आज 23,350 वाली रेंज फिर से प्रोटेक्ट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। इसी को ही पार करने के बाद हमने एक पुल बैक को कंटिन्यू किया था, लेकिन वो पुल बैक फेलियर हो गया। तो फिलहाल लेवल्स को बचाने का काम हो रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, इंडिया विक्स आज करीब 5% बढ़ने के बाद रुक सा गया है, और 14 साढ़े 14 का विक्स बहुत काम का है, इतना हमारी रिक्वायरमेंट भी है। तो ये भी अब स्क्रीन पर दिखाना। दूसरा, एडवांस डिक्लाइन की रेशो एक बार ज़रा ये भी दिखाओ स्क्रीन पर, तो आपको दिखेगा भले ही F&O के अंदर थोड़ा चर्निंग हो रही है, बट वैसे टिकट ख़राब नहीं है। आप NSE और BSE के नंबर्स देख के आपको लग जाएगा। आप एक काम और करो, स्क्रीन पर जरा स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स का इंट्राडे चार्ट फायर करो, मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो आपको थोड़ा उससे भी आइडिया लगेगा कि डाउन द लाइन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, प्रॉब्लम इस तरीके से आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है कि एक पुल बैक के ट्रेड आपको नहीं मिल रहे हैं। ये स्मॉल कैप का इंडेक्स है, एक बार ज़रा दिखाना, और मिड कैप का इंडेक्स भी दिखाना। मिड कैप 100 होगा, निफ्टी मिड कैप 100 लिखोगे आ जाएगा। यस, ये भी 2% इस समय करीब नीचे है। डन, पॉइंट टेकन है। अब जरा अपोलो हॉस्पिटल्स के तीसरे तिमाही के नतीजे आएंगे, नतीजे कैसे रहेंगे एक बार वरुण से पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद चार्ट चेक भी करवाएंगे। वरुण, पहले आप नंबर्स बता दीजिए। देखिए, हमारा अनुमान है कि नंबर्स अपोलो हॉस्पिटल के अच्छे रहने वाले हैं। कुल रेवेन्यू में करीब 14-14.25% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। मार्जिन सुधरेंगे, यहाँ पे 12.65% से बढ़ के 13.9%, और मुनाफे में करीब 41.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 347 करोड़ रुपए के आसपास आने का हम अनुमान लगा रहे हैं। अगर आप सेगमेंटल बाइफर्केशन देखेंगे तो हॉस्पिटल सेगमेंट जो है वहाँ पे ग्रोथ अच्छी होगी। आय में करीब 11%, एबिटा में 13% के आसपास की ग्रोथ होगी। वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ जो है वो आपको देखने मिलेगी, और केस मिक्स जो है वो बेटर होगा, जिसका इम्पैक्ट आपको हेल्थको के परफॉर्मेंस में देखने मिलेगा, जहाँ पे करीब 14% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान हम लगा रहे हैं। आरपॉप करीब 3 से 4% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ होगी। जो ऑपरेटिंग स्पेंड है 24/7 में वो फ्लैटिश रहेंगे, और AHLL यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन मार्जिन यहाँ पे थोड़े बहुत दबाव में रह सकते हैं। करीब 180 बेसिस पॉइंट के आसपास की इस सेगमेंट में मार्जिन में गिरावट आपको देखने मिल सकती है। इंटरनेशनल बिजनेस, पिछले बार बांग्लादेश का इम्पैक्ट था, देखना होगा कि इस बार वहाँ पे किस तरह का इम्पैक्ट देखने मिलता है, या फिर कोई रिवाइवल होता है। नज़र रखिएगा अपोलो 24/7 के GMV पे। साथ ही जो नए कैपेसिटी कंपनी ऐड कर रही है गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और मैसूर में, इस पे अगर कंपनी की तरफ से कोई अपडेट आता है तो उस पर नज़र रखिएगा। और आपको पिछली बार याद होगा मैनेजमेंट ने नतीजों के बाद में थोड़ा गाइडेंस को लेके अपडेट दिया था, जिसके बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली थी। हालांकि उसके बाद रिकवरी हुई, लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस इस बार क्या निकल के आता है आने वाले क्वार्टर और FY26 के लिए, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो नंबर स्ट्रॉन्ग रहने का अनुमान हम लगा रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के नंबर्स थोड़े से ठीक रहने का अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। श्रीकांत, एक बार जरा चेक करेंगे आप अपोलो हॉस्पिटल, आप 40 रुपये की आज तो गिरावट है, बट नंबर्स मोटा मोटी ठीक आएंगे शायद। बिल्कुल। तो देखिए डिम्पी जी, अगर यहाँ पे इसके अपोलो हॉस्पिटल के टेक्निकल पैटर्न को देखें तो मल्टीपल टाइम इन्हीं लेवल्स के करीब 6,700 6,650 के करीब सपोर्ट्स लेने के बाद इसमें जब तेजी बनी है तो इसने 7,000 7,200 के लेवल्स को भी रीटेस्ट किया है। तो हमें लगता है कि वापस से ये स्टॉक एक बार 7,000 7,020 के लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है, और करंट लेवल से इसे लॉन्ग करना चाहिए। मुझे लगता है कि रिजल्ट के पहले भी इनफैक्ट इसे लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखें तो वैसे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी कम है, लेकिन स्टॉक में एक रिवर्सल एक्टिविटी बनी है। तो जो आज के लोवेस्ट लेवल्स है 6680, उसी का स्टॉप लॉस कंसीडर करते हुए करंट लेवल से इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। ठीक है, पॉइंट टेकन। एक छोटा सा ब्रेक ले ले, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और शेयर्स की भी चर्चा करेंगे। ध्वनि पटेल, नीलेश जैन, श्रीकांत चौहान, तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं अगले 15 मिनट के लिए, और 15 से 20 मिनट के लिए। बिकवाली के दबाव के बीच बाजार संभलने की पूरी कोशिश करते हुए इस बीच
लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट्स आखिरी हफ्ता है जब मेजर सारे नंबर्स आएंगे एफएनओ निफ्टी के और कैश की चुनिंदा कंपनियों के नतीजे भी एक एक कर आ रहे हैं। पीएनसी इंफ्रा के नतीजे इस वक्त आते हुए मुनाफे के फ्रंट पर कटौती देखने को मिली और साथ ही कंपनी की आय में भी गिरावट है। 1803 करोड़ से कंपनी की आय जो है 1205 करोड़ पर सालाना आधार पर आंकड़े। कमजोरी ऑन दी फेस ऑफ इट रेवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पर, लेकिन स्टॉक में हम देख रहे हैं करीब आधे से 1% की तेजी। इनफैक्ट मजबूती ज्यादा थी, वो मजबूती कायम नहीं रह पा रही है। नतीजों का एक इम्पैक्ट है जो कि नजर आ रहा है ऊपर इस तरह से गिरावट स्टॉक में। लेकिन आइए अब 3:15 बजे हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स इफ एनी जान लेते हैं। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बीटीएसटी, एसटीबीटी या फिर नो ट्रेड, बताइए। नहीं तो देखिए, मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे कुछ कॉन्ट्रा व्यू के साथ कुछ लॉन्ग का ट्रेड लिया जा सकता है। और चूंकि मुझे लगता है कि मार्केट में अगर रिबाउंड अगर आता है तो कोई इंडेक्स से भी बेटी लेना चाहिए, तो उस केस में रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करें। करंट लेवल्स है 1253 1255 के। अगर मैं इन लेवल्स पे से खरीदा हूं तो मुझे जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो रहेगा 1240 रुपए का, और जो टारगेट्स नजर आते हैं वो रहेंगे टारगेट्स 1280 रुपए के। तो 1275 से लेकर 1280 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से रिलायंस को खरीदे। एक स्टॉक जो कि रेडार पर है श्रीकांत जी के। नीलेश जी, आपकी तरफ से कोई ट्रेड इस वक्त बन रहा है? बिल्कुल मानसी जी, देखिए खरीदारी पर ही फोकस है। हमने ऑलरेडी खरीदारी की सलाह दी है कोटक बैंक पे, वहां पर व्यू पॉजिटिव है। 1980 से 2000 तक के लेवल्स वहां पे अभी भी इंटैक्ट है, देखने को मिल सकते हैं। 1940 के स्टॉप लॉस है, वहां पे लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह हुई। इसके अलावा भारती एयरटेल, ये एक दूसरा ट्रेड है जो रडार पर आया है। 3% का ओआई इजाफा हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, काफी अच्छी रिकवरी हमें निचले स्तरों से देखने को मिली है। एक फॉलोअप मूव 1730 1750 तक का हमें देखने को मिल सकता है। एंड स्टॉप लॉस कितना होगा 1670 का, 1670 का स्टॉप लॉस, 1720 1750 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। तो चलिए, ये एक राय भारती एयरटेल के स्टॉक पर। मैं दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से इस वक्त कौन से स्टॉक्स उनके रेडार पर, ये हमने जान लिया। लेकिन आइए एक और खबर आपको बताते हैं। वैसे सड़क हादसे काफी होते हैं और इस पर सरकार काफी हद तक सजग भी है और इसे ठीक करने की भी लगातार पूरी कोशिश करती है। इसी कड़ी में सरकार का गोल्डन आवर प्रोग्राम में बदलाव लाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत सड़क हादसों से प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी। क्या है ये पूरी खबर? ज्यादा डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से चीफ सेक्रेटरीज है अलग अलग राज्यों के, उनको निर्देश दिया गया है कि जो अनइंश्योर्ड व्हीकल सड़कों पे चल रहे हैं उन पर सख्ती की जाए, क्योंकि अभी भी करीब 50% जो व्हीकल है, मुख्य तौर पे जो 2 व्हीलर्स हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं, जो अनइंश्योर्ड हैं, वहाँ पर उनको इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए। इस चिट्ठी की एक बड़ी वजह है कि सरकार जो गोल्डन आवर ट्रीटमेंट स्कीम को लॉन्च करने जा रही है, जहाँ पर जो सड़क दुर्घटना के अंदर घायल लोग होंगे उनकी कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा 1.5 लाख रुपए तक का, या फिर 7 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च, दोनों में से जो भी कम होगा वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के जरिए पूरा किया जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनियां इस फंड के अंदर अपने थर्ड पार्टी प्रीमियम का 1% हिस्सा देगी, लेकिन कंपनियों के द्वारा केवल इंश्योर्ड व्हीकल का ही खर्च वहन किया जाएगा। इंश्योर्ड व्हीकल से हुई जो दुर्घटना है उससे जुड़ा हुआ ही खर्च जो है वहन किया जाएगा। तो अनइंश्योर्ड व्हीकल का जो खर्च है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो इसीलिए सरकार का मकसद है कि जो अनइंश्योर्ड व्हीकल है उसके अंदर कमी लाई जाए। और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी ये जरूरी है कि जो भी गाड़ियाँ सड़क पे चल रही है उनका इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो अनइंश्योर्ड व्हीकल है उन पर काफ़ी सख्ती की जाएगी। बिल्कुल, बेहद ज़रूरी जानकारी अनुराग, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो अनइंश्योर्ड गाड़ियों पर जुर्माना लगाने की तैयारी है, सड़क हादसे में प्रभावितों को मदद की तैयारी इस वक्त सरकार की तरफ से, और गोल्डन आवर प्रोग्राम के तहत वित्तीय मदद पर बातचीत यहाँ पर होती हुई। खासतौर से इंश्योर्ड गाड़ियों को के बीमाकर्ता को मदद मिलेगी, तो अनइंश्योर्ड गाड़ियों पर लगाम लगाने की कोशिश और मुहिम एक। लेकिन इस बीच इस वक्त मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, कोटक बैंक, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, HCL टेक्नोलॉजीज,
TCS जैसे स्टॉक्स हैं जो कि बाजार की कमजोरी में इस वक्त सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड इन्फोसिस, HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और रिलायंस जैसे काउंटर्स है जहां पर बिकवाली जो है ये हावी होती हुई नजर आ रही है। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी NCC के चार्ट्स पर निलेश आपसे एक राय जरूर जानना चाहेंगे। ऑर्डर विंस के चलते ये स्टॉक फोकस में, कंपनी फोकस में रहती है एंड इस वक्त अगर आप देखें नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्टॉक में हम देख रहे हैं हल्की फुल्की ही सही लेकिन मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। हालांकि बाजार का ट्रेंड गिरावट भरा है लेकिन 207 के लेवल्स पे NCC पर कोई राय बनती है? जरूर है, बट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फिलहाल मिसिंग है। काउंटर में एक अच्छी बात यह है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 199 का, और अगर उसके नीचे फिसलता है तो गिरावट और गहराती हुई नजर आएगी। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन में है और स्ट्रक्चर ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी अगर पुल बैक 220-225 तक का आता है तब वहां से फिर से बिकवाली हावी होती नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए बेहतर होगा कि इस पर्टिकुलर काउंटर को अवॉइड करके चले। जब तक कोई रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिले तब तक अवॉइड करने की सलाह हो। तो चलिए, ये कुछ न्यूज़ फ्लोज के चलते फोकस रेडार पर जरूर रहता है लेकिन हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए एडवाइस जरूर है कि इस मार्केट में एक्सपर्ट्स जो उनकी राय दे रहे हैं, उनका टेक है, उसे बिल्कुल नोट कीजिएगा और उनकी राय पर चले क्योंकि मार्केट में काफ़ी वॉलेटाइल सिनेरियोज हैं। इसमें एक्सपर्ट की तरफ से जो राय मिल रही है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना और उसी पर चलना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। श्रीकांत जी, एरो शो बेंगलुरु की अगर बात करें, बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो की शुरुआत हुई है। रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह ने भी उद्घाटन किया है। इसके चलते डिफेंस कंपनियां फोकस में हैं। इनफैक्ट डिफेंस कंपनियों की अगर बात करें, बजट से ठीक पहले डिफेंस और सरकारी कंपनियों का जिक्र हम कर रहे थे। बजट के बाद मानो फ्लैट ही ट्रेंड रहा लेकिन अगेंस्ट नो एंड इवेंचुअली आज सुबह भी इस पर जब फंडामेंटल नजरिया हम जान रहे थे, फंडामेंटल एक्सपर्ट का ही कहना था कि इसे तिमाही दर तिमाही नहीं लेकिन लंबी अवधि के लिए समझना चाहिए। लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर आप डिफेंस स्टॉक, शिप बिल्डिंग प्लेयर्स पर क्या राय देंगे? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जितने भी डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहां पे एक जो तेजी बनी थी उसमें जो उनके मल्टीपल्स थे वो काफी कॉस्टली थे और इसी वजह से मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में हम करंट लेवल से भी कुछ वॉलेटाइल एक्टिविटी बिल्कुल देख सकते हैं। स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो भी है तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे अगर किसी एक या दो स्टॉक पे अगर ध्यान रखना है तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अगर आप देखें तो पिछले 4 दिनों से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 3700 के करीब, 3750 के करीब काफी अच्छा सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 3800-850 के करीब का है। तो ये जो टाइट रेंज में एक्टिविटी हो रही है उसमें मुझे लगता है कि ब्रेकआउट फॉर्मेशन बन सकता है और ब्रेकआउट फॉर्मेशन बनता है तो मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे ब्रेकआउट आ सकता है क्योंकि इसने एक प्राइस गैप मेंटेन करके रखा हुआ है। तो करंट लेवल से तो मैं यही कहूंगा कि 3780 के करीब ये मिल रहा है। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 3740 का ही स्टॉप लॉस रखें, ज्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। तो 40-50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें। हमें लगता है कि स्टॉक वापस से एक बार 4000 तक के लेवल्स कम से कम दिखा सकता है। और इसके बाद अगर किसी स्टॉक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि डिफेंस में से मजगांव डॉक ये भी स्टॉक है कि जिसमें आज हमने एक बड़ी तेजी देखी थी, बाद में बड़ी गिरावट देखी है, लेकिन जो आज के लोज है 2160 तो 2140 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करें। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से इसी रेंज में वापस रिबाउंड करते हुए दिख सकता है। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करेंगे तो 2300-2350 के टारगेट्स नजर आते हैं और 2140 का स्टॉप लॉस रखें। HL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साथ ही मैसगांव डॉक दोनों पर नजर होनी चाहिए। श्रीकांत के भी रेडार पर ये स्टॉक्स हैं। लेकिन एनिमल फीड सेगमेंट से ताल्लुक रखती कंपनी अवंती फीड्स के नतीजे काफी दमदार हैं। नीलेश जी, कंसोलिडेटेड आय 9% बढ़ी है, 1366 करोड़ पर सालाना आधार पर। मुनाफे के फ्रंट पर भी अगर देखें काफी पॉजिटिव डेटा है, मुनाफा भी बढ़ा है और ऑलमोस्ट 135 करोड़ पर 86% बढ़ोतरी। कामकाजी मुनाफे में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली और मार्जिन में भी ऑलमोस्ट 4% की तेजी। नतीजों के साथ साथ स्टॉक जो है रिएक्ट भी कर रहा है और क्यों ना हो, नतीजे भी इतने अच्छे आए हैं और उसी का एक असर है जो कि स्टॉक में मार्जिन 7.7% से बढ़कर 11.7% पर आते हुए दिखे हैं। ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी मेंटेन करती है। क्या राय होगी अवंती फीड्स जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए, नई पोजीशन के लिए कितना इंतजार करना चाहिए? देखिए, स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है। स्टॉक एक बड़े चार्ट पे राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है
और यहाँ से एक फॉलोअप मूव हमें 790, 820 और 850 तक का भी देखने को मिल सकता है। एक ग्रेजुअल अप मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना होगा करंट लेवल पर, या फिर थोड़ी सी डिप मिले तो लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मेरे ख्याल से 800 के पार ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है, बट बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप पर इसे खरीदारी करके चले। अवंती फीड्स पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स और उसका एक रिएक्शन इस वक्त स्टॉक प्राइस में आप देख रहे हैं। लेकिन आइए आप बात करते हैं मेटल स्टील सेक्टर की। अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने के बाद घरेलू स्टील और मेटल शेयरों पर दबाव देखने को मिल रहा है। भारतीय कंपनियों पर कितना असर पड़ेगा जानते हैं अशेषा से। अशेषा बताइए। बिल्कुल, शुक्रवार की तेजी के बाद आज के सत्र में मेटल स्टॉक्स और इन पर्टिकुलर स्टील स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भारी गिरावट दिखी है। जैसे आपने बताया, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं। एडिशनल 25% टैरिफ्स स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स पर लगाए जाएंगे, ऐसा ऐलान और ऐसा बयान निकल कर आया है, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि ग्लोबल मार्केट्स में जो स्टील और एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट्स अमेरिका में होते थे वो अब बंद हो जाएंगे, या टैरिफ्स लगेंगे तो प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स अमेरिका को छोड़कर बाकी सारे मार्केट्स में सप्लाई बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर सप्लाई बढ़ेगा तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट प्राइसेस पर भी दिखेगा। इंडियन मार्केट की ही बात करें तो चाइना, कोरिया, वियतनाम जैसे कंट्री से इंपोर्ट्स पिछले कुछ महीनों में स्टील के इंपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, और अगर इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा, जिसके चलते प्राइसेस कम होंगे। तो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में प्राइसेस पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा, और इसी के चलते सभी मेटल और इन पर्टिकुलर स्टील स्टॉक्स पर आज भारी दबाव दिखा है। देखो आशीषा आपको लगातार गाइड कर रही है। इससे पहले भी आपको जब स्टील के प्राइजेस पे जो बढ़ने की वजह थी वो आपको बताई थी, और अभी टैरिफ वाला असर भी कैलकुलेट करके बता रही है। तो आशीषा को आप सुनते रहिए, ये आपको लगातार मेटल्स के बारे में और स्पेशली स्टील्स के बारे में आपको अच्छे से गाइड करते रहेंगे। आज की गिरावट की वजह भी इन्होंने बता दी है आपको। एनी हाउ, खैर 5.5% इंडिया विक्स के साथ हम 14.5 के विक्स है। मैं एक एक करके सारी चीज़ें अच्छी बुरी ख़राब बताता जाऊंगा। विक्स बिल्कुल ठीक है, जितना हमको चाहिए उतना है। निफ्टी बैंक वैसे अगर 50,000 के ऊपर क्लोज कर जाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन 50,000 के नीचे क्लोज कर रहा है, तो मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ 1 मिनट के लिए कि चलो 20-25 पॉइंट ही है। बैंक निफ्टी दिखाओ ना, जब बैंक निफ्टी की बात हो रही है आप निफ्टी रखते हो ऊपर, मालूम नहीं ऐसा क्यों। बैंक निफ्टी रखो ना। दूसरा, तो बैंक निफ्टी 49,975 के अराउंड बंद हो रहा है, तो ये 25-30 पॉइंट का मैं गैप डाउन आपको छोड़ सकता हूँ, इसमें बेनिफिट डाउट है। देन कम टू द निफ्टी। अब निफ्टी फायर करो। निफ्टी में 23,378 के आसपास की क्लोजिंग है। 350 के ऊपर की क्लोजिंग को बेनिफिट मान सकते हो आप। तो लेवल्स के हिसाब से बहुत बड़ा डैमेज हो गया ऐसा नहीं है, बट हाँ कन्विक्शन खो रहे हो आप। मैंने कई बार आपको चार्ट के जरिए भी बात वो दिखाई है कि बार बार का रिजेक्शन अच्छी बात नहीं है। मेरा दोस्त है, मैं उसके घर पे गया हूँ, मेरे को 1 बार 2 बार 3 बार मैं उसके घर पे गया हूँ, लेकिन मेरे को दरवाजे से बार वापस भेज रहा है। वो दरवाज़ा कौन सा है, वो कौन सी चीज़ है, ऑलरेडी मैं चार्ट के ज़रिए कई बार आपको नोटिस भी करवा चुका हूँ, और आप उसको अच्छे से समझते भी हैं। खैर एनी हाउ, निफ्टी पे आज के जो टॉप गेनर्स हैं जरा जल्दी से मैं स्क्रीन पर दिखाता जाता हूँ, आप उसको फायर करते जाइएगा। पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स दिखाइएगा स्क्रीन पर। आईटीसी बढ़िया हो, आईटीसी होटल्स, हाँ आईटीसी होटल्स बढ़िया बंद हुआ आज। कोटक महिंद्रा बैंक दूसरा शेयर था जो आज बढ़िया बंद हुआ। भारती एयरटेल, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर्स, इन सब में आधे % से कहीं ज़्यादा की स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली है। जहाँ पे वीकनेस थी वो था ट्रेंट का शेयर, वो था पावर ग्रिड का शेयर, वो था टाटा स्टील का शेयर। ये सब के सब शेयर्स आज कमज़ोर बंद हुए हैं, इन सब में किसी तरह की कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। M&M साल का हाई लगाने में, कोटक साल का हाई लगाने में आज कामयाब हुआ है। ये कुछ शेयर्स आप अपनी स्क्रीन पर इस समय नोटिस करवा रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी इस समय मार्केट्स के अंदर थोड़े से डिक्लाइन के पक्ष में गई हुई है, और एडवांसेस आज सिर्फ 450 ही रह गए हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कल की कल। आज सोमवार का दिन था, अच्छे नोट पे बंद होते तो ज़्यादा बेहतर होता, कंटिन्यू कर पाते, लेकिन अच्छे नोट पे बंद नहीं हुए हैं, तो फिर देखते हैं और अभी क्या होता है। कुछ मिड कैप के शेयर्स भी मैं आपके सामने स्क्रीन पर फायर करता हूँ, जरा वो भी दिखाते जाइएगा अगर दिखा पाएँ तो।
और रेडिंगटन 4% ऊपर, सिग्नेचर ग्लोबल के अंदर आज 4% का मूव आया। आईटीसी होटल्स और अवंती फीड्स किसके भी थोड़ी देर पहले नंबर्स आए, ये भी आज बढ़िया बंद हुआ है। आज जो खराब था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, शोभा डेवलपर्स, भारती हेक्सा, ये कुछ एक शेयर्स खराब भी बंद हुए हैं। ध्वनि बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया नीलेश जैन आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। श्रीकांत आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे को और मानसी को भी इजाजत दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे कल की तैयारी का। नमस्कार। नमस्कार।